तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आज की हम परिचर्चा करेंगे घटनासार पर, और घटनासार जो कि अर्धवार्षिक करंट अफेयर पर है। मैं आपको बता दूं, इसकी 2 क्लासेस आपको अपलोड कराई गई हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं जिसमें हमने MCQ के माध्यम से आपसे परिचर्चा करी है, उसमें मैंने आपसे स्टूडेंट्स MCQ क्या किए हैं, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए हैं कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाने की संभावना है और कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिल सके और आप एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल के एक मेंबर बन सकें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ताकत आप कम नहीं होने दीजिएगा। बाकी चीज़ें मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली लाता रहूँगा, ठीक है। इस चैनल पर ना केवल आपको घटनासार मिलती है, बल्कि इस पर आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मिलते हैं। क्विक रिवीजन क्लासेस हिंदी की, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर के साथ आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता, ये चैनल और भी ज़्यादा आपको विस्तार देना चाहता है और कई चीज़ें आपको उपलब्ध कराना चाहता है। खैर चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय घटनाओं का अर्धवार्षिक सेशन रहा है, राष्ट्रीय घटनाओं पर अगर हम देखें, जैसे 18वीं लोकसभा मैं आपको बता दूं, मेरी क्लासेस की अपनी गंभीरता है। मैंने इसका एक थंबनेल बना के रख रखा है कि 40+ क्वेश्चन यहीं से आएंगे सर, ठीक है। और कैसे आएंगे मैं आपको बता दूं, कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क को आपको करना है, और जो हम करवा रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना है, जिसके चलते आपके क्वेश्चन यहाँ से 40+ क्वेश्चन आ जाएंगे। सॉरी, चलिए तो देखिए सर, 18वीं लोकसभा, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। देखो हुआ क्या है, तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं, दूसरे हैं ये सर, ठीक है। कौन बने हैं? मोदी जी बने हैं, ठीक है। एनडीए की हालांकि जीत नहीं हुई थी, गठबंधन की सरकार बनी, और तीसरी बार ये आप देखोगे 9 जून 2024 को इन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री की, ठीक है। इनसे पहले भी आप देखोगे एक प्राइम मिनिस्टर हुए जिनका नाम है पंडित नेहरू। क्या नाम है? नेहरू नरेंद्र मोदी से आप देखोगे ऐसे नेता थे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार बने थे 26 मई 2000, मोदी की बात कर लें, 26 मई 2014 में बने, फिर 30 मई 2019 में बने और अब 9 जून 2024 में बने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें तो वो लगातार 3 बार बने थे, 1952, 1957 और 1962, ठीक है। ये जो चुनाव हुआ है सर, ये मैं आपको बता दूं, ये 18वीं लोकसभा है। क्या भी लोकसभा है ये आपको पता होना चाहिए सर, 18वीं लोकसभा है। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं, 18वीं लोकसभा है, ठीक है। और 18वीं लोकसभा के साथ साथ ये भारत के 20वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। क्या वे नंबर के हैं? 20वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? मोदी साहब, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 20वें प्रधानमंत्री हैं। जब शपथ समारोह चल रहा था तो उस समय आप देखोगे नेबरहुड पॉलिसी, कौन सर? नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया गया। अब नेबरहुड पॉलिसी क्या है आप देखोगे उसमें, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, नेबरहुड पॉलिसी का मतलब होता है कि सर जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ में भारत के संबंध हैं, भारत के लिए वो एक तरीके से अवसर और चुनौती दोनों पैदा करते हैं, उन देशों की बात नेबरहुड है। जिसमें आप देखोगे श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, ठीक है। उसके साथ साथ पाकिस्तान से तो नहीं बुलवाते हम, और इन देशों से हम क्या करते हैं, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और आपका श्रीलंका है। तो ये नेबरहुड पॉलिसी आप भारत ने क्या किया है, तो यहाँ के जो अतिथि थे, यहाँ के जो राष्ट्रीय गण थे, उनको बुलवाया गया, ठीक है। अब उसमें कौन कौन आया था, मैं आपको एक और बात उनका नाम बता देता हूँ। उन नेताओं में आप देखोगे बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, अब उनका बवाल चल रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति थे आप देखोगे रानिल विक्रम सिंधे। भूटान के प्रधानमंत्री थे आप देखो सेरेंग टोब्गे, और सेल्सस के उपराष्ट्रपति थे अहमद अफीक। मालदीव के उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद मुइज्जू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे प्रविंद जगन्नाथ। नेपाल के प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। ये यहाँ पर बुलाए गए थे, स्पष्ट हो गया। उसके बाद आप देखोगे
यहाँ पर कई जो पार्टियां थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार के रूप में सामने आए। इनके बाद आता है सर कुछ कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ठीक है, कुछ कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और मोटा तथ्य आपको मैं बता दूं कि इस समय आप देखोगे कुल मिलाकर जो मंत्री मंडल सहित आज भारत के अगर देखोगे तत्कालीन में 71 मंत्री आज हैं। इनमें लगभग आप देखोगे मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। एक आप देखोगे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हैं, नाम मेरे एक्चुअल में क्या है कि अभी नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा कि कौन सी है वो, ठीक है। और ये 2 कैबिनेट मंत्री जो हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे 33 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पहली बार पद मिला है, और इसमें आप देखोगे 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिसमें 10 अनुसूचित जाति से हैं और 5 अनुसूचित जनजाति से और 5 अल्पसंख्यक से आप देखोगे रखे गए हैं। और मैं एक और बात बता दूं, ये मात्र एक पहली ऐसी सरकार दिखाई दे रही है जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है सर। 71 मंत्रियों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, थोड़ा सा इसको नोट करके याद रखिएगा, एक भी मुख्य मतलब जो मंत्री नहीं है। अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कुछ ऐसे मोटे चीज बताऊंगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। कई बार मैच द फॉलोइंग में ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय रखे गए हैं, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है सर, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत मोस्ट है, जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार देखिएगा। प्रधानमंत्री आप देखोगे, प्रधान मोदी जो हैं आप देखोगे कौन कौन से रखे गए। एक तो प्रधानमंत्री है, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, उसके साथ साथ अंतरिक्ष, नीतिगत मुद्दे, सभी अन्य विभाग जो मंत्रियों को नहीं बांटे गए हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है, अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है, नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन, जेपी नड्डा स्वास्थ्य और बाल परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन उर्वरक, शिवराज को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, और ग्रामीण विकास को लेकर के आगे। निर्मला सीतारमण को आप देखोगे वित्त और कारपोरेट मामला दिया गया है, ठीक है। जयशंकर तो वही विदेशी हैं, मनोहर लाल भी ऊर्जा और आवास शहरी क्षेत्र के हैं, ठीक है। उन सब के अलावा पीयूष गोयल वाणिज्य में आते हैं सर। धर्मेंद्र प्रधान ये भी शिक्षा, ये पहले से भी थे और अभी भी हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और इनके साथ साथ राजीव रंजन उर्फ ये जो हैं आप देखोगे ये पंचायती राज मत्स्य पालन, ठीक है, और लल्लन सिंह जो हैं ये पशुपालन और डेयरी के रखे गए हैं। उनके साथ साथ आप देखोगे प्रहलाद जोशी जो हैं, प्रहलाद जोशी ये राजस्थान के हैं, प्रहलाद जोशी। राम मनोहर नायडू जो नायडू हैं, ये राम मनोहर नायडू हैं, नागरिक उड्डयन के रखे हैं। लेकिन प्रहलाद जो जोशी हैं ये उपभोक्ता मामलों के, खाद्य एवं जन वितरण, नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा के लिए रखे गए हैं। जुएल राव जो हैं आदिवासी मामलों के हैं, ठीक है। अश्वनी वैष्णव तो आपको पता है रेल के हैं, ये तो पहले से आपको पता है। लेकिन इन सब के अलावा ये हैं सर, देखिए अन्नापूर्ण जो देवी हैं, ठीक है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं सर, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं अन्नापूर्ण देवी। इनके पहले वही थी स्मृति ईरानी, ठीक है, अब वो हार गई थी तो उनके बाद अब ये बनी है, ठीक है। उनको कोई भी पद नहीं मिला है और वो पार्टी से आप देखोगे इसमें है ही नहीं, इस बार कोई भी मंत्री पद पर नहीं है। इस तरीके से आप देखोगे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और मिल जाएं। राज्य मंत्री हैं यहाँ पर ये सारे के सारे, ठीक है। मुझे राज्य मंत्री ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उन टॉपिक पर मैं आवश्यक रूप से चर्चा कर रहा हूँ जो आपसे पूछने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। चुनाव कब हुआ था सर, आप देखोगे 19 अप्रैल से 1 जून तक के बीच में 7 चरणों में भारत में आप देखोगे चुनाव हुआ था लोकसभा का। 4 जून को मतगणना संपन्न हो गई थी और एनडीए ने आप देखो गठबंधन की सरकार बनी थी, ठीक है। 400 पार का नारा नहीं कर सकी, 350 से घट करके ये क्या हो गए थे, क्योंकि अब 393 तक पहुंच गई, 240 पर संख्या सीटें अटक गई थी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की 240 मिली थी। ये भी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे अगर हम बात कर लें, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको बता दूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका होमवर्क है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी स्टेटस, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरूर कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ पार्टियों का नाम, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है, ठीक है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस,
BSP, AAP, ठीक है, 1 2 3 4 और हैं सर 2 पार्टी, और एक है आपकी, आप देखोगे तुलमुल देश पार्टी कुछ इस तरीके से है, और NCP, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये भी है NCP, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे एक मार्क्सवादी है, ठीक है, एक मार्क्सवादी पार्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 6 पार्टी हैं, तो एक बार इनको आप क्या है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ से और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये गठबंधन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान में रखेंगे। कुछ ऐसे तथ्य जुड़े हुए हैं जो इनसे हैं, जैसे 18वीं लोकसभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर देखें तो सूरत निर्वाचन क्षेत्र भाजपा मुकेश दलाल को 18वीं लोकसभा में विरोध का निर्वाचन हुआ, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर हम बात कर लें, क्योंकि पुष्पेंद्र जो आपके सरोज थे 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं और उनकी आयु 25 वर्ष 3 माह है। कौन है सर सबसे युवा? पुष्पेंद्र सरोज हैं सर, ठीक है। आपने देखे होंगे बैठे हुए, कई बार दिखाई देते हैं आपको, बिल्कुल एकदम युवा 25 साल के, मैंने भी देखे सर। बिहार के आप देखोगे समिस्तपुरी के लोकपाल, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। हम उन्हीं क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। स्पष्ट हुआ कि नहीं? ओके ओके ओके, ये भी नहीं पूछा जाएगा कौन कहां से जीता है आपसे। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। 18वीं लोकसभा का गठन आप देखोगे 24 जून 2024 को हुआ, आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद आप देखोगे जो प्रोटेम स्पीकर हैं, कौन है सर प्रोटेम स्पीकर? आइए थोड़ा सा बता देता हूं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। देखिए सर, संविधान के अंदर कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है, पहली बात। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है प्रोटेम स्पीकर के लेकर के। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के एक मुद्दा जरूर है कि जब नई लोकसभा आती है, क्या आती है? नई लोकसभा जब आएगी तो उसमें जो अन्य मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्रियों के अलावा जो मंत्रिपरिषद से अन्य मंत्री होते हैं, जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको जो शपथ दिलवाते हैं, ओथ दिलवाने का काम कौन करते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। ये तो बात ठीक है, प्रोटेम स्पीकर करते हैं, लेकिन चुना कौन गया था ये भी ध्यान रखना। तो आप देखोगे उड़ीसा से सांसद रहे हैं भारतुहरि मेहताब जी। कौन है? मेहताब जी करके याद रखना, भारतुहरि मेहताब जी 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में इनको चुना गया। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। ये पूछा जा चुका है कि आप देखोगे कि इनका क्या काम होता है, कौन इनको शपथ दिलवाता है। 1 सेकेंड रुकिएगा स्टूडेंट्स। हेलो, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करूँगा 2 घंटे बाद। ओके, क्लास चल रही है, बेटा तुम पढ़ो, मैं तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ाऊँ, 2 घंटे बाद करो। यार उसको पोस्ट नहीं कर सकते ना, तो 2 घंटे का ऑप्शन नहीं है, तो पता फिर आगे एक क्लास कर दिया तो ठीक है। चलिए, तो जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया 18वीं लोकसभा में। उसके बाद अगर हम देखें क्या क्या और यहां से बन सकता है क्वेश्चन, यहां पर और क्वेश्चन जो बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी के आप देखोगे जो लोकसभा स्पीकर हैं वर्तमान में, ये कहां से आते हैं? कोटा से आते हैं, राजस्थान से। ओम बिरला जी को क्या है, एक बार फिर से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है, और 17वीं लोकसभा में यही थे, मतलब लगातार 2 बार, लगातार आप देखोगे 2 बार जो प्रोटेम लोकसभा स्पीकर बने हैं वो कौन बने हैं? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को बनाया गया है। तो ये कहां से आते हैं? कोटा से आते हैं सर, राजस्थान के। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और विधानसभा के चुनाव के बाद भी
नई सरकारों का गठन किया गया। तो इनके अलावा लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आप देखोगे आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में भी विधानसभा का चुनाव हुआ है। उसके साथ साथ आप देखेंगे 18वीं लोकसभा में चुनावों के साथ ही 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में चुनाव संपन्न किए गए हैं। अब कहां कहां पर किसकी गवर्नमेंट बनी है, थोड़ा सा इस पर भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश, इसमें भाजपा की जगह आप देखोगे पहले ही मजबूत थी, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ आप देखोगे यहां पर भाजपा ही बनी है। ओडिशा में बीजू दल बना है, यहां पर भी भाजपा ही है। उसके साथ साथ आप देखोगे सिक्किम में लगभग 32 में से 31 सीटें जीत करके विगत 5 वर्ष सत्तारूढ़ आप देखोगे सिक्किम क्रांतिकारी, यहाँ पर एक निर्दलीय सरकार बनी है, ना ही तो कांग्रेस की है और ना ही बीजेपी की सरकार है यहाँ, ठीक है। एक अलग वहाँ की पार्टी है जिसको SMK बोलते हैं। सभी दलों को एक तरीके से सफाया कर दिया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों के लिए सत्तारूढ़ दल, जिसमें खासतौर पर ये कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार होने के पश्चात आप देखोगे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बीजेपी का ही वर्चस्व दिखाई पड़ता है। आंध्र प्रदेश की 175 सदस्य आप देखोगे जो विधानसभा है, एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलुगु देशम मतलब टीडीपी अकेले ही कितनी सीटों पर जीती है, 135 सीटों पर इनको प्राप्ति हुई है। तो ये भी यहाँ से पूछ सकता है, केवल ये पूछ सकता है कि कौन से वाले क्षेत्रों में किनका है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो सिक्किम है, ठीक है, जो सिक्किम है बस इस वाले क्षेत्र में इनकी सरकार नहीं बनी है, बाकी के क्षेत्रों में लगातार इनकी सरकार दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे वहां पर पेमा खाडू के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया और 60 इसमें विधानसभाएं सीट हैं। कितनी हैं? 60 हैं। और 19 अप्रैल 2024 को यहाँ पर आप देखोगे 82.95% मतदान यहाँ पर किया गया, ठीक है। और यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ जी सर, देखिए जो विधानसभा में जो दलीगत स्थिति रही है, जैसे भाजपा कितनी है, 46 रही है, जो नेशनल पीपल्स पार्टी है 5 है, नेशनल पीपल, तो ये चीजें भी आपको देखने के लिए, निर्दलीय 0 है, ठीक है, 60 के आसपास में थी। यहां से और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता है। सिक्किम में आप देखोगे प्रेम सिंह तवांग के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? प्रेम सिंह तवांग, वहां के एक सीएम के रूप में भी इन्होंने शपथ ली है। और ये क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा तवांग के नेतृत्व करता है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सिक्किम विधानसभा में दलगत आप देखोगे स्थिति 2024 में सिक्किम क्रांतिकारी 31 थे और सिक्किम आप देखोगे डेमोक्रेटिक जो फ्रंट था SDF उसमें एक ही थे, टोटल 32 थी ना यहाँ पे सीटें। उसके अलावा कोई ऐसा तो और भी नहीं दिखता है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया, उसके सीएम वही हैं और उन्होंने समर्थन भी किया है किसको? एनडीए को। वहां पर तेलुगु देशमुख पार्टी ने अकेले ही 2/3 बहुमत प्राप्त करने में भूमिका निभाई है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली है ये तेलुगु देशम पार्टी। इन सब के अलावा और कोई ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, केवल ये ध्यान आपको रखना है क्योंकि इन्होंने समर्थन वगैरह किया है तो इस वजह से थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाएंगे। ओडिशा में आप देखोगे मोहन चरण झांसी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन हुआ, पहली बार, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन जरूर यहां पर थोड़े से हाईलाइट करना चाहूंगा जो पूछने की संभावना हो सकती है, अन्यथा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको बिला वजह का वर्डन आपके ऊपर डाला जाए। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला टॉपिक आता है सर आपका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भाजपा यात्रा। अब देखो ये सर भाजपा भारत यात्रा, जो शेख हसीना है सर, शेख हसीना कहाँ की हैं? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और आज आप हालात देख ही रहे हैं बांग्लादेश के क्या हो चुके हैं सर, ठीक है, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा बांग्लादेश के इतिहास पर, हिस्ट्री पर, क्या है उसका इतिहास, ठीक है, उस पर मेरी एक वीडियो आपसे चर्चा का विषय रहेगी तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए सर, देखिए बांग्लादेश की जो शेख हसीना ये एक उच्च स्तरीय 2 दिवसीय पर आई थी। 21 से 22 जून 2024 को ये भारत आई। अपनी यात्रा समारोह इन्होंने की 9 जून, जब प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहणों में भी शामिल हुई थी। लेकिन हम इन सबको छोड़ते हुए आई और कब गई, कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं
यहाँ पर कुछ बातें उठी, क्योंकि ये मीटिंग हुई थी नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल संरक्षण के लिए और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से मेगा परियोजना किससे संबंधित है, तो तीस्ता नदी से, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं क्वेश्चन यहाँ से देखो, सब बांग्लादेश कर रहे हैं, न्यूज में टोटल चल रहा है, वहां पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां की संसद में ये हो गया, वहां के प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये हो गया, फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेगा परियोजना सहित 10 ऐसी परियोजनाओं पर समझौते किए गए हैं और मेगा परियोजना तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है। स्पष्ट होना चाहिए एकदम से, ठीक है। और यहां पर इनको अंतिम मोहर दे दी गई। तो ये एक प्रीलिम्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है। इनके अलावा दोनों देशों में जैसे चिकित्सा है, रक्षा, डिजिटल, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ये सारे काम भी किए गए हैं। और राजशाही कोलकाता, देखो भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच में नई ट्रेन सेवा, चटगांव तथा कोलकाता के बीच में एक नई बस सेवा को भी शुभारंभ किया है। ये भी प्रीलिम का क्वेश्चन है। मैं क्यों प्रीलिम्स का क्वेश्चन बता रहा हूं सर, करंट देखिए, आज की स्थिति देखिए बांग्लादेश की और भारत के बीच में क्या हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा की शुरुआत करेगा। अब पूछा जाएगा निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के लिए ई वीजा की, किसकी ई मेडिकल वीजा की शुरुआत की है। तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा सर, ठीक है। तो किसने की है, भारत ने की है। किस देश के लिए की है, बांग्लादेश के लिए की है, ठीक है। इसके लिए की है, बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत ने रंगपुर में एक नया सहायक उच्च आयोग खोलने का निर्णय लिया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इन सब के अलावा और क्या है सर, यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ ऐसे समझौते हैं, इन समझौतों को ध्यान में रखिएगा। भारत बांग्लादेश ने डिजिटल साझेदारी पर समझौता किया है। समुद्री सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है ताकि उसको और ज्यादा अवसर मिल सकें। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह संचार के लेकर के वहां पर दूरसंचार बांग्लादेश आदि पर काम करेगा भारत के साथ मिलकर के बांग्लादेश। भारत भी उसको थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाने का काम करेगा। रेलवे संपर्क को बढ़ाने के लिए काम करेगा। संयुक्त विज्ञान अनुसंधान, ठीक है, इसको भी बढ़ाएगा। आपदा प्रबंधन रणनीति आदि को भी आगे लाने का, नवीकरणीय ऊर्जा को आगे लाने का प्रयास करेगा। इन सबके साथ साथ मत्स्य पालन सहयोग को बढ़ावा देगा। DSSC रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, मतलब आप देखोगे बेलिंगटन और DSCSC रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज मीरपुर, जो कि रक्षा के सैन्य शिक्षा रणनीति पर भी सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, कोझीकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। किसको किया गया है, साहित्य शहर। आप देखोगे कोझीकोड आप देखोगे सर कहां पर पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया सर कोझीकोड साहित्य शहर। लेकिन मैं आपको बता दूं, संगीत की नगरी, संगीत का शहर किसको कहा गया है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंट्स देता हूं, MP का है सर वो क्षेत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के इंदौर को आप देखोगे क्या गया, मैंने ही बता दिया, ठीक है, आप क्या ही बताओगे। चलिए देखिए, बहुत जरूरी है सर ये, ठीक है। क्यों जरूरी है, आइए देखिए। कोझीकोड अपनी एक समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए उत्तरी केरल के आप देखोगे कोझीकोड को 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित कर दिया गया है। इसके पहले अक्टूबर 2023 में आपको बता दें कि इसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, मतलब UCCN साहित्य श्रेणी में स्थान मिला। और ये ऐतिहासिक रूप से आप देखोगे कोझीकोड को कालीकट के रूप में भी जाना जाता है। वही कालीकट जहां पर कौन आया था, वास्को डी गामा आया था, ठीक है। तो ये कालीकट वही वाला है। तो इसका आप देखो संबंध इतिहास से भी जोड़ रहा है कि नहीं, हिस्ट्री से भी जुड़ रहा है, तो हिस्ट्री से भी थोड़ा ध्यान में रखना। केरल के मालाबार तट कहां पर है, ये सर मालाबार तट की तरफ है। मतलब अगर मैं कहूं भारत का मैप यहां पर देख लीजिएगा, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये केरल है ना यहाँ, तो इधर वाले क्षेत्र में है, ठीक है। मतलब अरब सागर वाले, अरब ओशन वाले रीजन में आपको मिलेगा। 500 से अधिक पुस्तकालय हैं सर यहाँ पे, और 70 प्रकाशन और सशक्त साहित्य शिक्षा अधिकार, जिसके कारण 2012 में इसको मूर्तियों का शहर
का टैग भी मिला है। इसको मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है सर, ध्यान में रखेंगे। तो कोंजीकोंडा क्या है? साहित्य है। और संगीत का शहर क्या है मध्य प्रदेश का? आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024, सर ये क्या है? आपको समझ में आया? हुआ क्या कि सरकार आप देखोगे अब उनके प्रति ज्यादा एक्शन ले रही है। जैसे आपने पेपर लीक का मुद्दा सुना होगा। किसका मुद्दा? पेपर लीक का मुद्दा सुना होगा सर, कि पेपर लीक हो गया। भारत में लगभग 18 परीक्षाएं ऐसी थीं, कितनी? 18 परीक्षाएं ऐसी थीं जिसमें पेपर लीक हुए। और जब पेपर लीक हुए तो उसके मुद्दे कई ऐसे बने। उसी में यह है आपका कि लोक परीक्षा अनुचित रोकथाम निवारण अधिनियम लाया गया। ये 21 जून 2024 को अधिसूचित जारी कर दी गई। 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में संसद ने पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इसको मंजूरी प्रदान कर दी। स्पष्ट हो गया? अब देखो इसमें क्या है, ये एक जो कानून है, ये जो कानून लाया गया, ये कानून खास तौर पर नेशनल स्तर का है। पहली बात तो कि नेशनल स्तर पर जो भी अगर वैकेंसी में थोड़ा बहुत भी धांधला होगा तो उस पर एक्शन कार्रवाई होगी। जैसे आप देखोगे परीक्षा में अगर गड़बड़ी होती है और कोई पकड़ा जाता है तो 10 साल की उसको उम्र कैद होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित ऐसे साधनों का प्रयोग करता है, जैसे डिजिटल फोन का कर लिया, ब्लूटूथ का कर लिया या ऐसे, तो 3 या 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और नकल पेपर के साथ अगर देखोगे, ठीक है, तो 3 या 5 साल की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का, या फिर उससे ज्यादा आप देखोगे 5 साल तक की, 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ये जो कानून खास तौर पर काम करेगा, अगर मैं बता दूं इस कानून के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षाओं को रखा गया है। एक है सर आपकी यूपीएससी, एक है एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षाएं एजेंसी जिसमें एनटीए की परीक्षाएं, ये सभी जो कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं हैं ये सब पर इस पर काम करेगा। उसके बाद आता है सर भुंज का स्मृति भवन, भूकंप स्मारक यूनेस्को की खूबसूरत संग्रहालय में शामिल है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये भुंज के बारे में जान लेते हैं नजर। भुंज के बारे में क्या है सर? आप देखो कच्छ के जिले भुंज मतलब एक तरीके से गुजरात में पड़ता है सर। ये भुंज कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ये भूकंप संग्रहालय है सर, ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है सर, गुजरात में है ये दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के आप देखोगे प्रिंस वर्सेल्स पुरस्कार की तीसरी प्रदान किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, तीसरे स्थान पर आता है। वहां के कौन है सर? भूपेंद्र पटेल को आप देखोगे 16 जून 2024 को इसे गर्व का क्षण कहा जाने का आधिकारिक आप देखोगे एक्स हैंडल लिखा गया कि गुजरात की ओर से भारत का गर्व का क्षण है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है, तो भुंज में है सर। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है आपसे डिमांड। ओके, इन सब के अलावा और कोई ऐसा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इस जगह दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल। देखो मियावाकी एक शब्द यहां पर पूछा गया, मैं आपको बता दूं ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है 2022 में। 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम में मियावाकी पूछ लिया है। अब देखो यही है, अब आप भी अपने स्तर पर पढ़ ले होंगे इसको, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा एक अनुभव है और मेरा एक अनुभव है, मैं खट से उसको क्वेश्चन को कनेक्ट करता हूं, कैच करता हूं। अच्छा ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट आपको नहीं पता है वो कुछ कि आपको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नहीं पूछा जा चुका है। तो ये मियावाकी पद्धति क्या है सर? ये पौधे लगाने की पद्धति है। क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? पौधों का रोपण करते हैं। पौधों का रोपण कहाँ करते हैं सर? जितने भी सिटी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जो सिटी वाले क्षेत्र होते हैं उनमें करते हैं, खासतौर पर रोड वाले एरियो में। रोड के पास में आप देखोगे, आपने देखो ना बॉर्डर पर इतने अच्छे से रोड को सजा दिया जाता है, फुलवाड़ी की तरह उसको दिखा दिया जाता है। तो ये कहां पर है? मियावाकी पद्धति है सर। ये पद्धति कहां पर है? तो ये पद्धति आप देखोगे जापान में है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका संबंध किससे है? पौधे वृक्ष रोपण से है और खासतौर पर शहरी वृक्ष रोपण एक वन के संसाधन के रूप में तब्दील करने से है मियावाकी पद्धति, याद रखेंगे। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल के रूप में भी जाना जाता है भुंज को, ठीक है, गुजरात के कच्छ में है। तो इसको भी स्टूडेंट्स आपको याद में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए सर, भूकंप के लगभग 12,932 पीड़ितों के नाम इस एक तरीके से पट्टिकाएं लगी हैं जो इससे पीड़ित रहे हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। अब देखो क्या है कि ये पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है, जलवायु घड़ी है। इससे पहले आप देखोगे, शायद मैं टेस्ट की, मेरे दिमाग में आ रहा है कि टेस्ट में पूछा गया है या फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 23 की परीक्षा में या 24 की परीक्षा में, एग्जैक्ट मेरा माइंड रिकॉल नहीं कर रहा है, लेकिन पूछा गया है। एक ऐसा क्वेश्चन था कि प्लास्टिक के कचरे से बना हुआ कुछ ऐसे भारत का कुछ नक्शा वगैरह, तो वो तो कहाँ पर है, नोएडा में, ठीक है, नोएडा में या गाजियाबाद में, ठीक है, ये गाजियाबाद में। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं आपको एक बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात कर ले भारत की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है वो कहाँ पर है, तो ये खास तौर पर आप देखोगे रफी मार्ग नई दिल्ली, ठीक है, रफी मार्ग नई दिल्ली, जिसमें CSIR वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस, कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल, पृथ्वी दिवस के अवसर पर रफी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी क्या है, जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। अब देखो इस जो ये सरलता रूप से केंद्रित की गई है, एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जित हमारी समय सीमा तक पहुंचने की महत्वपूर्ण समय विंडो को गिनती करती है, जबकि प्रमुख आप देखोगे समाधान लाइफ लाइन पर हमारी प्रगति को ट्रैक करती है। 20 सितंबर 2020 को न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद क्लाइमेट क्लब टीम आप देखोगे चिया पास से कजाकिस्तान तक, कोरिया से ग्लासगो तक दुनिया में एक सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर है, नई दिल्ली रफी मार्ग, ठीक है, कहाँ पर है, CSIR जो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद है उस पर आपकी रखी गई है, ठीक है। चलिए सर, जलवायु घड़ी पूछा जा सकता है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूछा जाएगा, लेकिन जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। कश्मीर में ये आपको बस देखो, कश्मीर क्यों, क्योंकि भाई विवाद का मुद्दा है, लगातार आतंकवादी उग्रवादी गतिविधियां होती रहती हैं, तो पूछने की संभावना है, ठीक है। कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का पूर्ण ट्रेन ट्रायल का परीक्षण सफल हो गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर घाटी को शेष भारत से आप देखोगे रेल लिंकिंग जोड़ने की दिशा में 20 जून 2024 को एक भारत ने उपलब्धि हासिल की है, जिसके साथ साथ रेलवे ने लगभग आप देखोगे 46 किलोमीटर के सड़क पर इसको मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया। कौन सी ट्रेन चलाई गई है, मेमू ट्रेन, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे रूट रेल इंजन को आगे चलाकर सफल ट्रायल किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आप देखोगे बक्कल और कोरी के बीच में है, लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है जो चिनाब नदी पर आपको बनाया गया है। चिनाब नदी तल से कितनी ऊंचाई पर है, 359 मीटर ऊंचाई पर है सर, कितना, 359 मीटर, काफी ऊंचा है, ये ध्यान में रखेंगे। और फिर ऊपर से आप देखोगे बड़ा अच्छा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा आप देखोगे है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एकल मेहराब वाला पुल है विश्व का सबसे ऊंचा। तो प्रीलिम्स के लिए ये बन गया। अब आप क्या बहुत सारी चीजें पढ़ते, नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला पुल है सर, कौन सा, आपका कौन सा पुल है बताओ, जिस पर मैं अभी बात कर रहा हूं। तो ये आपका पुल क्या है, आप देखोगे सफल परीक्षण हुआ है कश्मीर रेलवे पुल, ठीक है, पूर्ण ट्रेल सफल परीक्षण कर दिया गया है। और ये कहां पर है, ठीक है, ये आपका बक्कल और उसके साथ साथ बक्कल और कोरी के बीच में अवस्थित है। बक्कल और कोरी के बीच में अवस्थित है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ऊंचाई इसकी ठीक ठाक है सर, किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, ये पीटी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सर, उसके साथ साथ आप देखोगे चिनाब पुल का निर्माण सहयोगात्मक प्रयास से किया गया, इसमें कई संस्थाएं शामिल हुई थी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, रक्षा अनुसंधान, DRDO, भारतीय भूमि सर्वेक्षण प्रतिष्ठान संग्रहालय, कई ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर के इसमें काम किया है। और ये आप देखोगे विस्फोट रोधी भी है, ठीक है, यहाँ पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा गति को झेलने की क्षमता से डिजाइन किया गया, विस्फोट रोधी बनाया गया है। और अधिक तीव्रता वाले 5 आप देखोगे तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की इसमें क्षमता है, क्योंकि उधर बहुत आता है।
चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है जो सिंधु की सहायक नदियों में से एक जानी जाती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के लोहत, लाहौल स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय, आप देखो ताड़ी नामक स्थान से दो धाराओं में चंद्रा और भांगा का संगम बनाती है, और जैसे हिमाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है तो इसको क्या कहा जाता है? चिनाब कहा जाता है। तो सिंधु की कई सहायक नदियां हैं, आपसे पूछ लेगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ध्यान रखेंगे यहां सिंधु लगा लेंगे, इंडस कहते हैं इसको, ठीक है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? चिनाब की, झेलम के बाद। हालांकि इस पर आधिपत्य पाकिस्तान का है, ठीक है, और वो अपनी जताता है नाराजगी। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम जीरो बेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में यूपीएससी की परीक्षाओं में। तो अब है यूपीपीसीएस का नंबर, ठीक है, तो इसलिए मैं कह देता हूं इसको पीटी के लिए है मोस्ट। केरल का तिरुवनंतपुरम जो हवाई अड्डा है ये जीरो वेस्ट, आप देखोगे, टू लैंडफिल के लिए भी मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह सम्मान भारतीय उद्योग परिसंघ, आप देखोगे CII ITC सतत विकास उत्कर्षा के मिला है। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं कि ये वही अड्डा है जो खास तौर पर पूर्णतः रूप से रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है। किससे चलता है? रिन्यूएबल एनर्जी से ये चलता है। इसमें आप देखोगे ग्रीन ऊर्जा का उपयोग खास तौर पर किया जाता है। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो कि आप देखोगे ISO मतलब 14001/2015 मानक की जो पालन करता है, और इसको ये प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। ये ध्यान में रखेंगे। चलिए सर, उसके बाद आता है WTO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूकंप चिकित्सा विरासत स्थान को मान्यता दी है। अब किसमें है सर? हैदराबाद स्थित है सर राष्ट्रीय चिकित्सा, आप देखोगे किसको मान्यता दे दी है? चिकित्सा विरासत संस्थान मतलब NIIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग से CC के रूप में एक मान्यता प्रमाण पत्र दे दिया गया है। ये तीसरी भारतीय संस्था बन गई है, ठीक है, और इसका एक पोर्टल है अमर पोर्टल, विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आइए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ, इस पर कोई ज़्यादा चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना भी पता है तो जब भी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, DD किसान चैनल द्वारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि एंकर जो होगी वो AI होगी, ठीक है। कृषि और भूमिगत के लिए लॉन्च करा गया है, और ये पहली है सर, ठीक है, जो कि 26 मई 2024 को नवी वर्षगांठ के अवसर पर सरकारी प्रसारण इतिहास को पहले AI एंकर कृषि और भूमि पेशकश करने का उल्लेख की यात्रा शुरुआत की गई है। और भारत में ये एक अहम मुद्दा है कि सर इस चीज़ को लाने का प्रयास किया गया, तो एंकरों का भी अब सफाया दिखाई दे रहा है, एंकर भी चले जाएंगे सर धीरे धीरे। और इसमें अगर हम देखें ये लगभग 50 भाषाओं में संवाद करने में कामयाब बताई जा रही है, और भाषा की बाधाओं को दूर करने में भी काम करेगी, ठीक है। कई चीज़ें हैं सर इसमें, आप देखोगे ये अपने मानव समकक्षों के विपरीत कृषि भूमि कंप्यूटर जनित आंकड़े जो ब्रेक या फिर आराम की आवश्यकता के बिना दिन में 24 घंटे वर्ष में 365 दिन समाचार और सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। AI एंकर आप देखोगे पेश करने वाला DD किसान देश का पहला सरकारी चैनल है, ये भी ध्यान में रखना है, इससे पहले किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो AI अब आ रहे हैं भाई साहब, अब हर जगह, हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, हमारी जगह कोई और आपको पढ़ाएगा बैठ के, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया DD किसान को देश के किसानों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में देखा गया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। बिहार का नागी और नकटी अभ्यारण्य रामसर स्थल में घोषित किया गया है। देखो सर, रामसर स्थल में, क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्यों को क्या कर दिया गया है, रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया। एक आर्द्र भूमि ये बताई जा रही है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए सर ध्यान में रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें ये दोनों मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। झांझा वन क्षेत्र के रूप में इसको कहा जाता है। बिहार में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 3 हो गए हैं,
पहले कितना था, एक था, अब कितने हो गए सर, अब 3 हो गए। कौन कौन से हो गए, आइए देख लेते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि दोनों स्थान बिहार के बेगूसराय और कांवर झीले, कहां पर है, कांवर झील है, देखिए यहां पर। अब कुछ पूछा ना जाए, ये कांवर झील पूछी जा सकती है सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिहार पीसीएस में कांवर झील पूछने ले, और आपसे पूछ ले नागी और जो नकटी कहाँ के पक्ष जो अभ्यारण्य है कहाँ के हैं, ठीक है, तो ये पूछ लेगा कौन से आपके राज्य में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए सर, ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। कहते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। कहते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है, कांवर झील, निम्नलिखित में से कांवर झील किस राज्य में, डिब्बा को, भाई हम बता रहे हैं ना बिहार में है कांवर झील, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसमें है, ठीक है। और यहीं पर रामसर स्थल है 2020 को, इसमें झील को रामसर स्थल घोषित किया गया था, बेगूसराय झील को, और आज आप देखोगे कांवर झील में ही है। बिहार के नवीनतम 2 स्थलों के बाद देश भर में आप देखोगे रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 82 हो गई है सर, ठीक है। 81 में की बात कर लें तो नागी था, और 82 में की बात कर लें तो आपका क्या था सर, नकटी था। ये क्यों है सर, यहां पर आप देखोगे जो सीरिया से, उसके साथ साथ आप देखोगे यूरेशिया, कई ऐसे क्षेत्रों से यहां पर पक्षी आते हैं, ठीक है। सर्दियों में कई झीलों के इन क्षेत्रों में यूरेशिया, मध्य एशिया, रूस, उत्तर चीन, कई ऐसे प्रवासी पक्षी आते हैं जो यहाँ तक हैं। यहाँ तक कि जो आप देखोगे नागी पक्षी अभ्यारण्य को वर्ष 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल महत्वपूर्ण रूप से पक्षी जैव विविधता के क्षेत्र में आया था। और नकटी अभ्यारण्य को आप देखो 82वां रामसर आप देखोगे घोषित किया गया, ठीक है, रामसर स्थल घोषित किया गया। नटक्की बाग द्वारा आप देखोगे क्या है, जो नकटी है वो बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है जो 332 हेक्टर क्षेत्र में फैला हुआ है। नागी पक्षी अभ्यारण्य के पास में बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये पूछा जाने की संभावना है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए सर, यहाँ पर कई ऐसे जीव जंतु आपको मिलेंगे। ये भी 1984 में ही बने थे अभ्यारण्य, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट है सर, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है सर, ये वाला पोर्शन ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से तो सर, क्योंकि भारत में दुनिया के रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। आपको बता दें कि वर्तमान में चीन और भारत में 82 रामसर स्थल हैं। चाइना में भी इतनी है, भारत में भी इतनी है। क्योंकि चाइना में पहले हो चुके हैं तो दूसरे नंबर पर आएगा, भारत में ये पहले नंबर पर नहीं तीसरे पर आएगा, उसके बाद में हुए। दुनिया भर में विश्व में आप देखोगे सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल हैं, अगर हम देखें रामसर स्थलों की संख्या आज बढ़कर के आप देखो कितनी है, यूके में है कितनी 175 के साथ पहले स्थान पर, और 144 स्थानों के साथ मैक्सिको के स्थान पर। तो सबसे ज़्यादा किस में है आप देखोगे, यूके में है। उसके बाद किस में है सर, आपके मैक्सिको में है। उसके बाद किस में है सर, इंडिया में है। और उसके बाद किस में है सर, चाइना में। तो भारत का क्या नंबर है, तीसरा नंबर है सर भारत का रामसर स्थल में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, एक होमवर्क और दे रहे हैं आपको। होमवर्क ये है कि रामसर स्थल में आप देखोगे 5 रामसर स्थल नए थे जो चर्चाओं में रहे थे। कितने थे सर, 5। कितने थे, 5 सेकंड रुके, 5 रामसर स्थल थे साउथ इंडिया में, ठीक है। 3 तमिलनाडु से थे और 2 कर्नाटक से थे। मैं आपको बता रहा हूं नए भी 5 रामसर स्थल थे, ठीक है, जिसमें 3 तमिलनाडु से थे और 2 कर्नाटक से थे। आपको ये होमवर्क है कि आप इन 5 का नाम याद कर लेना। 2 तो मैंने करवा ही दिया है, नकटी और नागी, ठीक है। ये जो नागी और नकटी तो दोनों को याद कर लेना, नागी नकटी। अगला है श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, श्रीनगर को विश्व शिल्प का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हथकरघा हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना है। श्रीनगर को 2021 में आप देखोगे यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। चलिए, श्रीनगर, जयपुर और मलप्पुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है, ठीक है। एक चौथा शहर है जयपुर, मलप्पुरम
और मैसूर के बाद में अब श्रीनगर का स्थान आता है। रामचरितमानस आप देखोगे किसने लिखी थी सर, आप बताएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इसको लेकर के, ठीक है, ये दोबारा आ गया। रामचरितमानस और पंचतंत्र सहृदय लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर लिए गए हैं। तो ध्यान में रखेंगे किसको शामिल किया गया, रामचरितमानस को। उलाद बटोर आयोजित किया गया था, सॉरी, विश्व स्मृति रजिस्टर में आप देखोगे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। सुल्तान का सपना, ठीक है, ये कीर्तियां हैं। रुकैया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास, तुलसीदास का रामचरितमानस, और पंडित विष्णु शर्मा का आप देखोगे पंचतंत्र, जिसको आनंद वर्धन के रूप में कहा गया है, और सहृदय लोक आदि मेमोरी इसमें रखी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल जो थी आप देखोगे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा इसको शुरू किया गया है। और आपको कुछ इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर आप पावले हो जाओगे और पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। पूछेगा क्या, पूछ लेगा क्या, ये ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। करंट वो पढ़ना चाहिए जो आपसे पूछने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ही नहीं पूछेगा उज्बेकिस्तान खुदवई देवानोवा 1879 से 1937 द्वारा खोरेजम, ऐसे थोड़ा ही नहीं पढ़ना है और ये थोड़ा ही नहीं पढ़ना है कि ये सब चीज़ें, नहीं नहीं, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें। हमारे काम का था वो हमने देख लिया, ठीक है। भारत लगातार आप देखोगे छठे वर्ष वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। किसमें, शटडाउन, पहले स्थान पर रहा है शटडाउन में। डिजिटल अधिकारियों द्वारा ध्यान आप देखोगे अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर लाभकारी समूह एक्सेट नाउट और हैज कॉपीराइट ऑन गठबंधन द्वारा संकलित 15 मई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत इंटरनेट आप देखोगे शटडाउन के मामले में 116 मामले दर्ज किए गए, जो कि वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए। शटडाउन कम से कम आप देखोगे 283 मामले हैं, 41% है, और भारत इस समय भी छठे में पहला वाले पर स्थान पर आया। 2013 में शुक्रवार हुआ लोकतंत्र बढ़ती हुई हिंसा इंटरनेशनल शटडाउन नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत स्थानीय शटडाउन की बजाय आप देखोगे क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ी है, और मणिपुर और पंजाब जैसी हिंसाओं को भी इसमें कनेक्टिविटी दिखाया गया। मणिपुर में क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, तो कई चीज़ें यहाँ पर रही हैं, ठीक है, इंटरनेट शटडाउन की। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म आप देखोगे पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण कर दिया गया है। भीष्म, ये भीष्म क्या है सर, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब क्या पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से भीष्म का संबंध किससे है, ऐसा पूछेगा सर, आपसे पूछेगा पोर्टेबल अस्पताल से, भीष्म एक मिसाइल से, दूसरा एक युद्ध टैंक से। अब युद्ध टैंक भी है भीष्म, लेकिन भीष्म एक वायुयान से, तो ध्यान में रखेंगे ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पोर्टेबल अस्पताल है सर भीष्म, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा राइटनेस कर दिया है, ये लो ओल लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, मेरी यार ज़्यादा हो गया, तो ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना के द्वारा आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया है, ठीक है। तो याद में रखेंगे पैराशूट का विकास आगरा हवाई वितरण में किया गया। तो थोड़ा सा आपातकालीन दुर्गम क्षेत्रों में आप इससे उतार सकते हैं। सहयोग में हित और मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव भीष्म, ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मित्री पोर्टल को शुरू किया गया है, तो इसलिए भीष्म को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, ये कितना वजन ले जाएगा, 720 किलोग्राम वजन, 1500 फुट की ऊंचाई से इसको उतारा जा सकता है। अब मेरे पास में फोटो होता तो मैं दिखाता यार आपको, बट है ही नहीं। देखिए, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, ये थोड़ा सा मोस्ट ज़्यादा है मुझे लग रहा है। वन अग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड आप देखोगे पुरुल लाओ और पैसे पाओ, ये स्कीम चलाई गई है वहाँ पर। पुरुल लाओ और पैसे पाओ मिशन है, ठीक है। उत्तराखंड के कौन है सर, आप सभी जानते हैं, जो पुष्कर धामी जी हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री उस सीएम में, उन्होंने ये स्कीम शुरू करी थी। इसकी उत्कृष्टता आप देखोगे ज्वलन क्षमता को उत्तरकाशी जिले में, जिसमें चक्रोली धनारी गांव के पिरुल
उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए 25 किलो वाट क्षमता बिजली संयंत्र को स्थापित करने का विश्वास भी मतलब आगे बढ़ाया दिया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है सर, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, क्या बन गया है, सौर ऊर्जा उत्पादक बना है। आपको बता दें कि 8 मई 2024 को यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। अब आपको मैं बता दूं कि भारत के अनुसार जो 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन को 9वें स्थान था, वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़ करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आप बन गया है। ठीक है, भारत में आज कितनी होती है सर, 2023 में 113 बिलियन यूनिट हम ऊर्जा कहां से लाते हैं, सौर ऊर्जा से लाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मतलब कुल बिजली उत्पादन का लगभग 5.3% सौर ऊर्जा पैदा करते हैं। और 5वीं ग्लोबल आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 में भारत ने आप देखो 80 देशों की रैंक को प्रदान की गई है, जो कि वैश्विक विद्युत में 92% प्रतिनिधित्व किया गया है। यहां तक क्लियर रहना चाहिए आपको। ठीक है, इस मामले में पहले स्थान पर आप देखोगे चीन है सर, 156 गीगावाट, ठीक है, टेरावाट है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है 33, तीसरे स्थान पर ब्राजील है 22 और उसके बाद चौथा है भारत। ठीक है, तो ये भी याद में रखने वाला है। तो इतना ही नहीं, वैश्विक विद्युत समीक्षा का रिपोर्ट की बात कर ले 2024 के अनुसार, तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये प्रीलिम्स को हेडलाइट कर दिए हैं कि 2023 में दुनिया के 10 शीर्ष ऊर्जा उत्पादन देशों में क्रमवार देखें तो पहले पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका, फिर तीसरे भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और 10वें पर दक्षिण कोरिया है। तो पहले पर चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत और चौथे पे जापान। आपको बस ये ऊपर के 3 से 4 याद कर लेने हैं, बाकी के छोड़ दीजिए। ठीक है, चाइना, अमेरिका, भारत, किसमें, सौर ऊर्जा में। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, यहाँ पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है सर, ये पुणे में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पुनीत बालन ग्रुप में आप देखो इसको विकसित किया गया है, अजय कुमार इसमें जनरल। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, संविधान की इसमें प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है ताकि लोगों में संविधान के प्रति श्रद्धा का भाव स्थापित हो सके। इन सब के अलावा आप देखोगे इसकी प्रति भी लगाई गई है। भारत का पहला जो संविधान उद्यान जो पार्क बनाया गया था वो जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान रखना, ये पहला नहीं है सर, पुणे में जो है ये दूसरा है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतवर्ष ने इसको अपना लिया, कुछ ऐसे जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को छोड़कर। देश में तेंदुए की जो गणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, आइए थोड़ा सा मैं आपको बात कर लेता हूँ। देखिए सर, पहली बात तो जो ये बाघ वगैरह होते हैं, तेंदुए वगैरह होते हैं, तो इनकी जो रिपोर्ट होती है वो 4 साल में इनका क्या कहते हैं, सर्वे करते हैं। इनका 4 वर्ष बाद क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने 29 फरवरी को इस रिपोर्ट को जारी किया। किसने किया है, पर्यावरण। कौन जारी करता है, नेशनल एनवायरमेंट्स, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है इस समय, भूपेंद्र यादव। स्टेटस ऑफ लियोपोजाइट्स इन इंडिया 2022 का सर्च करने वाली तेंदुआ रिपोर्ट है। अब इसमें बताया गया है कि सर तेंदुओं की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये बात ऐसी बता रहे हैं। अब देखिए इनका मानना है कि तेंदुओं में वृद्धि हुई है। आइए देख लेते हैं। देश में तेंदुओं की संख्या 2022 में आप देखो कितनी है, 13,874 आंकलित की गई है सर। किसमें की गई है, 22 में। चल क्या रहा है, 24। ये कौन सा मजा है जीवन का, बताइए जरा। 2 साल बाद आप चीजें बता रहे हैं। ठीक है, 2014 में यह संख्या आप देखोगे 7,910 थी, लेकिन 2018 में आप बढ़ गए। 2022 में तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है, 7.95% की वृद्धि हुई है, मतलब लगभग 8% के आसपास। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो सर्वाधिक संख्या किसमें है तेंदुओं की, मध्य भारत में, पूर्वी घाट, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य भारत और पूर्वी घाट में। पश्चिमी घाट में आप देखोगे भी है, शिवालिक की पहाड़ियों में और गंगा के मैदान में भी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र और बाढ़ के जो मैदान है वहां पर भी आपको तेंदुए देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सब के अलावा अगर हम देखें प्रतिशत बाई देखें तो शिवालिक गंगा के मैदानों में लगभग आप देखोगे 12% की गिरावट आई तेंदुओं की संख्या में।
ब्रह्मपुत्र आदि पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक रूप से आप देखोगे 24.5% की वृद्धि हुई 4 वर्षों की अवधि पर। अगर राज्यों की बात कर लें तो ये आपसे प्रीलिम्स के यहां पर पूछा जाएगा, पीटी का यहां पर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश आप देखोगे पहले स्थान पर है सर। आपसे ऐसे ही बनेगा ना क्वेश्चन, कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्थान पर कौन है सर? एमपी। एमपी के बाद किसका स्थान आता है सर? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद किसका स्थान आता है सर? कर्नाटक का। और कर्नाटक के बाद किसका स्थान आता है? तमिलनाडु का। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऊपर से सीधे साउथ में चले जाइएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। यहां से ऐसे चले जाओ सीधे तेंदुए की पट्टी आपको, ठीक है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आप देखोगे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश में 3907 आप देखोगे तेंदुए पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में 1900 आप देखोगे 85 हैं, और 1879 तेंदुए कर्नाटक में है। चौथे स्थान पर आप देखोगे है तमिलनाडु, जिसमें जहां पर इनसे सबसे कम लगभग 1070 के आसपास आंकलित की गई है। उत्तर भारत में राज्यों की संख्या की बात कर लें तो 2022 में मध्य प्रदेश आप देखोगे 3907 तेंदुओं के पश्चात छत्तीसगढ़ में यह संख्या 722, राजस्थान में यह 721, उत्तराखंड में 652, उत्तर प्रदेश में कितनी है सर? 371, और बिहार में 86, झारखंड में 51 दर्ज की गई है। चलिए सर, कुछ सर नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो हम बता रहे हैं। 2018 की तुलना में आप देखोगे 2022 में जिन राज्यों में तेंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई उन्हें बिहार, किन किन में है देखो गिरावट दर्ज वाले में? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा, केरल, इनमें गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है, 2018 की तुलना में 2022 में। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, अब देखो भाई ये प्रीलिम्स का मुझे लगता है इससे ज्यादा बेस्ट तो होगा ही नहीं क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि 40 क्वेश्चन आएंगे तो सर आएंगे। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ये बुक है सर, बुक में सेला सुरंग को, ठीक है, कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, ठीक है। ऐसे फिल्म का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम दे देते हैं ये, तो यहाँ पर सुरंग के नाम की बात की। ये कहाँ पर है सुरंग सर? इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आप देखोगे सड़क निर्माण संगठन के द्वारा किया गया है और 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई है। लगभग आप देखोगे 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंगों में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है, ठीक है। कैसी है सर? डबल लाइन वाली सुरंग है सर, इसमें सिंगल नहीं है, डबल लाइन आपको मिलेगी सर इसमें, ठीक है। इधर से वाहन जा सकता है, उधर से वाहन आ सकता है, ठीक है। इसमें T1 T2 ट्यूब वाले शामिल हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लागत इसमें की गई है। आप यहाँ पर ट्रक, कार, बस सब ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। माना जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी द्वि लाइन सुरंग माने जाने वाली इस परियोजना को कई मीटर सुरंगों में आप देखोगे तब्दील किया गया, बांटा गया, ठीक है। ये खास तौर पर 3000 कारों और प्रतिदिन यहाँ पर और 2000 ट्रकों के गुजरने की क्षमता रखती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। इसको भी भारी आप देखोगे हथियारों से लैस किया गया है, मतलब यहाँ पर यह है स्टील वगैरह हथियारों की तैनाती सुनिश्चित होगी, ठीक है। तोपें यहाँ पर आप रख सकते हैं मुख्यालय को, ये तवांग वाले क्षेत्रों में सैनिकों को, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान रणनीतिक रूप से सेला सुरंग की परियोजना का क्या किया था? उद्घाटन किया था और आज ये बनकर तैयार हो गई। कहां पर है सर? ये अरुणाचल प्रदेश में है सेला। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है सर? आप देखोगे सेला सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग वाले क्षेत्र में। कहां पर है? तवांग वाले रीजन में इसको रखा गया है। उपग्रह इनसैट 3D सफल परीक्षण किया गया है 3D का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्पेस साइंस की बात कर लेते हैं, आप कहते हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसमें, मिसाइलों से, इनसे, ठीक है। मौसम की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आप देखोगे इसरो की तीसरी पीढ़ी का 3D जो इनसैट है वो उनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है सफलतापूर्वक, ठीक है। इनसैट 3D
और उसके साथ साथ ये GSLV F-14 के द्वारा पहुंचा गया है। GSLV आप देखोगे 3 चरणों वाला क्या है, एक रॉकेट सिस्टम है भारत का, जो 3 तरीके से वो पहुंचाने का काम करता है। इट्स क्लियर या नो? मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसमें आप देखोगे ये अगर मैं बात कर लूँ तो ये ऐसे बना हुआ है। पहले में सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर उसके बाद में क्रायोजेनिक इंजन है। सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पर है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन आप देखोगे जो H2O है उसको हाइड्रो, मतलब जो हवा है, एयर है, उसको हाइड्रो ऑक्साइड में तब्दील कर देता है, फिर उसको ठीक है बर्न करता है और ये फिर उड़ता रहता है। उसमें इतनी खपत की आवश्यकता नहीं होती है। GSLV आप देखोगे भारी से भारी विमान ले जाने में क्या है, मिसाइल को ले जाने में, उपग्रह को ले जाने में, उपग्रह को ले जाने में बड़ा ही सक्षम माना जाता है। तो GSLV जो आपका F-14 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 17 फरवरी 2024 को प्रशिक्षण किया गया, प्रक्षेपित किया गया। सोमनाथ के अनुसार आप देखोगे मैच्योर GSLV पृथ्वी की सतह पर महासागरों की निगरानी करेगा, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर यह नजर रखने में काम करेगा। इस उपग्रह में कई पेलोड लगे हैं और इसमें 6 चैनल मैनेजर आप देखोगे, 19 चैनल साउंडर, डाटा रिले, ऐसे ट्रांसपोंडर, ऐसी कई चीज़ें इसमें लगाई गई हैं जो टेक्नोलॉजी से संबंधित थी। GSLV 14 आप देखोगे यह 17वीं उड़ान थी और इस साल इसरो द्वारा यह दूसरा सफल मिशन है। 1 जनवरी 2024 को PSLV आप देखोगे 68 में एक्सपोसैट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है। एक्सपोसैट क्या था सर? यह उपग्रह आप देखोगे बर्फ की गहराई, आग, हवा, नमी, कोहरे, बारिश से जुड़ी हुई सूचना सारी मिलेंगी और उपग्रह से प्राप्त भविष्य में स्थितियां क्या आकलन करने में मजा आएगा। इसका कार्यकाल कितना रखा गया है सर? 10 वर्ष का है। इसका वजन 2274 किलोग्राम है। ठीक है, चलिए सर प्रक्षेपण वाहन की बात कर ले। रॉकेट यहाँ पर GSLV F-14 की मदद से, इसकी लंबाई 51.7 मीटर थी। समझ सकते हैं आप कितनी है। प्रक्षेपण में आप देखोगे 18 मिनट के बाद ही GSLV 14 ने उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब आप देखोगे GTO में स्थापित कर दिया था और यह कक्षा पृथ्वी से आप देखोगे 35,786 किलोमीटर ऊपर है। मैं आपको बता दूं, आप इसको केवल थोड़ा सा लीजिएगा इस डोज के तहत कि सर जो आपका ये प्रक्षेपण यान है ये शुरू किया गया और F-12 के तहत भेजा गया है। ठीक है, F-14 के तहत, सॉरी GSLV। तो जब मैं आपको साइंस एंड टेक की क्लास करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, वहां पर बड़े विस्तार से आपको स्पेस पढ़ाएंगे। वहां पर स्पेस में आपको बड़े विस्तार से करवाने जा रहा हूं। ठीक है, आप चिंता ना करें, सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए केवल इसको आप समझ लें। आइए अगला है, मराठाओं के 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो उपग्रह इनसाइट को याद रखेंगे, 3D जो S है। ठीक है, अब मराठाओं के कितने हैं? 12 किलो को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब आप, एक तो है कि 12 किलो को पढ़ने बैठ जाओ, एक है कि मराठों का शासन पढ़ लो, कई सारी चीजें ना। देखो मराठों का शासन आप इतिहास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपसे चर्चा कर दी है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इनके जो 12 किले हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 2024-25 में है ये मराठा सैन्य परिदृश्य को नामित किया गया और इसमें 12 महाराष्ट्र आप देखो घटक शामिल है, जैसे सलेह है, एक शिवनेरी है, लोहागढ़ है, खंडेरी है, रायगढ़ है, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, तमिलनाडु में एक है आपका जिंजी किला। तो ये सब क्या है आपके शामिल किए गए। असाधारण दुर्ग, अब मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि सर कब किसकी वो बनी थी, अगर आपको टाइम है तो आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो ना पढ़िएगा, केवल इतना भी पता होगा, इतना डेप्थ में नहीं जाता, PCS केवल पूछ लेता है। देखो सर ये थोड़ा सा मुद्दा आपका है और ये मैं कहूंगा कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन मान लीजिए, इसको मान लीजिए सर, स्वीकार करना पड़ेगा आपको प्रीलिम्स का, क्योंकि जब यूपीएससी क्वेश्चन को स्वीकार कर लेता है तो यूपी PCS तो आपको स्वीकार में आगे रहता है। ये तो इसका छोटा भाई है और कॉपी पेस्ट वाला है।
ठीक है, ये तो कॉपी पेस्ट वाला है तो कॉपी पेस्ट करता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में तो पता होना आवश्यक है सर, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है क्लासिकल भाषा को लेकर के, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है ठीक ठाक। अब देखिए क्या है, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय मतलब क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। अब यही पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। जिस बच्चे ने इसको नहीं पढ़ा है और ये क्वेश्चन आ गया बाय द वे, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान में रखिएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, जिसने नहीं पढ़ा है ना वो इसको सबसे पहले स्किप करेगा, छोड़ देगा, वो कहेगा ये तो फारसी तो होगी नहीं, फारसी कैसे भारत क्लासिकल भाषा शास्त्रीय भाषा को दर्जा दे सकता है, समझे कि नहीं। इसका एक अपना रीजन है, इसमें एक की पॉइंट छुपा हुआ है, उसी को हमें समझना है। देखिए क्यों दिया गया। 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई थी, उसमें फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से शामिल किया जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या है ये, विदेश मंत्री इस बात की बात कर रहे हैं ताकि किसी देश के साथ में घनिष्ठता बढ़ सके। इस भाषा को आप देखोगे, फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। कैसी भाषा है? इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाली फारसी लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब हमने क्यों दिया है? ताकि आप देखोगे भारत का ईरान के बीच में सांस्कृतिक संबंधों से गहरा संबंध बनाए रहे, इसलिए हमने कहा है। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अगर भारत में देखें तो शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनकी स्थापना 1500 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास, वर्ष पुरानी के आसपास होनी चाहिए और उपयोग साहित्य संग्रह में हुआ जाता हो। संविधान की अगर हम बात कर लें तो 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 2004 में तमिलनाडु, आप देखोगे तमिल भाषा को पहले भारत के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। पहली कौन सी थी? 2004 में तमिल। तो तमिल क्या है? आपकी शास्त्रीय भाषा है, ध्यान में रखेंगे। ये प्रीलिम्स याद रखना भाई, ये नीचे का जो है ना पीटी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई, और मेरा काम है कि आपको सही डायरेक्शन दे देना। एजुकेशन बायर जो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल है सर, इसकी एक नई शुरुआत की गई है आपके लिए, तो आपको पता है ये अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी गुणवत्ता हम कभी कम नहीं होने देंगे, बल्कि इसकी और गुणवत्ता बढ़ाते रहेंगे। स्वयं मैं सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मेरा मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं मिस्टर कुमार हूँ, ठीक है। चलिए, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के दृष्टिकोण से आप मुझको समझ सकते हैं, ठीक है, और आपका टीचर भी। देखिए आप देखोगे 2004 में तमिलनाडु भाषा को सबसे पहले आप देखोगे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भाषा और श्रीलंका में बोली जाती है, ठीक है, पहला। उसके बाद 2005 में संस्कृति भाषा को, 2008 में कन्नड़ भाषा को, 2013 में तेलुगु भाषा को और 2014 में मलयालम भाषा को। अब यही क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद आप देखोगे उड़ीसा भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2014 में। अब ये कौन कौन सी हैं? देखो मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर लीजिएगा सर, कौन कौन सी हैं, जरा देखिएगा कौन कौन सी हैं आपकी। मैं लिख देता हूं एक साइड में यहां, 1 मिनट रुकिएगा। कौन कौन सी भाषाएं हैं सर जो कि आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं? एक है तमिल, शास्त्रीय भाषाएं लिखिएगा सर। शास्त्रीय भाषाएं, अब इसमें पहला है सर तमिल। कौन सी भाषा है? तमिल। दूसरा आपका कौन सा है सर? दूसरा है आपका संस्कृत, संस्कृति कह सकते हैं इसको, या संस्कृत भी कह देते हैं। तीसरी है आपकी कन्नड़, चौथी है आपकी तेलुगु, पांचवी है आपकी मलयालम, मलयालम, ठीक है, और छठी है आपकी कौन सी है सर? उड़ीसा, उड़िया कहते हैं इसको, और सातवीं है सर आपकी ये रही 2020 के अनुसार भाषाओं के अलावा नई शिक्षा नीति में अगर हम देखें तो फारसी है सर। ईरान में बोली जाती है वहां के कुछ लोगों के द्वारा, जो यूरेशिया के लिए।
इन सब के अलावा अगर हम देखोगे 2000 नीति की बात कर लें, जो शिक्षा नीति है वहां पर कौन कौन सी भाषा को बढ़ावा दिया गया है? पाली और प्राकृत और आपकी फारसी। तो फारसी को रखा गया। तो इससे पहले कौन सी शास्त्रीय भाषा है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। अब फारसी है। तो ध्यान में रखेंगे बच्चे, अगर आपने थोड़ी भी चूक कर दी तो मैं आपसे बुरी तरीके से नाराज होऊंगा, प्रभावित होऊंगा। जो स्टूडेंट्स इस क्लास को कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो इस क्लास को करें और चीज़ों का आनंद लें और अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक सुनिश्चित करें। मैं कभी कोई कंजूसी नहीं करूंगा। मैं आई विल प्रोमिस विद यू, मैं आपसे प्रोमिस करता हूं कि आपको एक चीज़ ऑथेंटिक प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि ये घटनासार है और यहाँ पर जो क्वेश्चन जिस तरीके से पीसीएस आरओ में आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसको स्टार्ट किया है। तो चलिए अगला देखिए क्या है सर। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन, ये कहाँ पर है सर? बस ये ध्यान रखना, कर्नाटक के बेंगलुरु में है यार। कैसे याद रखोगे? आप देखोगे साइंस एंड टेक के स्तर पर कर्नाटक, तमिल, ये जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, ये जो स्टेट है ना, ये बड़े ही जाने जाते हैं, समझे जाते हैं इन सब के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ये लगभग 43 एकड़ में फैला हुआ है और 16,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है, जो बनाया गया है। यह सेंटर अमेरिका के 12 कंपनी का सबसे बड़ा निवेश के तहत बनाया गया। बस हमें निवेश नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। आगे बढ़िए। ये घटनासार है इधर, जिस पर जो बच्चों को नहीं पता है, ये घटनासार पर हम चर्चा कर रहे हैं। उद्देश्य देश में बढ़ते हुए विमान क्षेत्र को भारत के लिए सबसे ज़्यादा आप देखोगे लड़कियों को बढ़ावा देना है, तो इसलिए इसको शुरू किया गया। वोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है सर? वोइंग सुकन्या कार्यक्रम, वोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य है कि महिलाओं को आप देखोगे इस सेक्टर की तरफ लेकर के आना है। स्टीम बोलते हैं ना, स्टीम, जैसे आप देखोगे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, इन सभी क्षेत्रों की तरफ लेकर के आना है युवाओं को, क्योंकि स्किल्ड इंडिया है। ठीक है, तो सारी चीजें। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आप देखोगे 2021-22 बताया गया है। ये कह रहे हैं कि सर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में बता दें तो 2011 से प्रतिवर्ष आप देखो दिया जा रहा है। यह आप देखोगे समय नामांकन वृद्धि की बात करता है, तो सर भारत में वृद्धि लगातार हो रही है। ठीक है, हायर एजुकेशन में वृद्धि लगातार होती चली जा रही है। मैं आपको एक और होमवर्क दे देता हूं सर, क्योंकि एक आती है असर की रिपोर्ट, आप उसको जाकर के क्या करेंगे, गूगल करेंगे और गूगल करके असर की रिपोर्ट को आप एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो कह रहे हैं वृद्धि हुई है, लेकिन असर की रिपोर्ट को जरा पढ़ लेना, वो आपकी सारी आंखें खोल देगी सर क्या है। तो इसको हम नहीं पढ़ लें, ये सभी वृद्धि दर्शा रहे हैं सर, हर जगह पीएचडी बच्चे कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन कर लीजिएगा सर, इसको क्लिक प्रीलिम्स के लिए है महत्वपूर्ण और पूछा जाएगा। तो आपका ट्रांस हार्बर लिंक किससे संबंधित है? अटल सेतु। अटल सेतु बनाया गया है सर, क्या बनाया गया है? ये एक पुल है सर, ब्रिज है सर। ये जो नवी मुंबई आप देखोगे प्रधानमंत्री ने पहली बार 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया। मुंबई ट्रांस हार्बर आप देखोगे MTHL का उद्घाटन किया गया है। आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नाहवा शोभा सी लिंक के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन अटल सेतु के नाम से इसको लोगों के द्वारा प्रचलित किया गया है। माना जाता है कि यह देश का समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल है और देश का भी सबसे लंबा पुल है। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये 22 किलोमीटर के आसपास है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर का विशाल समुद्री पुल में से एक माना जाता है। इनके साथ साथ इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य आप देखोगे सेवरी और चिरले के मध्य क्रांतिकारी बदलाव को लाना है। यह यात्रा कम काफी समय में आएगा। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा, पीटी का फैक्ट, अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। लगभग आप देखोगे 21.8 किलोमीटर लंबा इसमें 6 लाइनों वाला पुल है, जिसकी समुद्री में आप देखोगे जो लंबाई है 16.5 किलोमीटर है और लगभग 5.5 किलोमीटर ये जमीन पर बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इसकी, ठीक है। और इसमें स्टील वगैरह कई सारी चीज़ें हैं, जापान की कंपनी इसमें आई है। और आपको बता दें कि ये हार्बर लिंक की जो लंबाई है 4 गुना अधिक है
ये पुल दक्षिण मुंबई को सेवरी से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, सेवरी से शुरू होकर के रायगढ़ जनपद आप देखोगे उरण तालुका नहावा शोभा तक के समाप्त हो जाता है। लगभग इसमें 18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी ने वित्त पोषित किया है। 80% आप देखोगे भाग कवर किया है। शेष राज्य अब देखो इसमें दोनों हैं। इस पुल में आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने क्या किया है सर, इसमें आपका खर्च किया है। रिवर्स सर्कुलेशन आप देखोगे ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग हुआ है सर। इसमें रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग किया गया है, जो नींव बिछाने हेतु नवीनतम तकनीक के रूप में मानी जाती है। OTR पद्धति को देश की पहली परियोजना बनाई गई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्टील वगैरह इसमें ठीक ठाक लगाया गया है और कई सारी चीजें। मोस्टली मैंने चीजें आपसे चर्चा कर ली हैं, बाकी की चीजें आपके हाथ में। ठीक है, ये भूकंप तकनीकी में आप देखोगे इसे 6.5 रिएक्टर तीव्रता वाले भूकंप को सहने की क्षमता पर बनाया गया है। पुल में नॉइस बैरियर का प्रयोग किया गया है, साथ ही जो साइलेंस मतलब ध्वनि प्रदूषण को कम करेगा। ठीक है, इसको नॉइस बैरियर कहते हैं। इसे आप देखोगे पूर्व असम ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका पुल का निर्माण किया गया, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल था। इससे पहले कहां पर था, असम में था, ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, इससे पहले था भारत का सबसे लंबा पुल। अब कौन सा है, अटल सेतु। ठीक है, चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है सर 2023 की, और आउट कर लेगा क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन वेरी ओर से आउट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना ठीक ठीक रह रही है। जैसे जलवायु के खतरे और चुनौती बढ़ रही है, वैसे ही ये है। लेकिन मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये मुझे समझ में नहीं आता कि द्रौपदी मुर्मू कब से स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने लगी हैं, मतलब देश का राष्ट्रपति ऐसी रिपोर्ट। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे डाउट है कि इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक हो गई है इनसे। ठीक है, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण तो भाई आपका कौन करता है जारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु विकास करेगा। ठीक है, मंत्रालय करेगा, ये क्यों करेगा। 11 जनवरी को आप देखोगे 2024 को ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई, और साथ ही साथ आप देखोगे 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया। इसमें 61 छावनी और 88 गंगा नगरों बसे शहर भी शामिल हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आप देखोगे मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, और इंदौर के साथ सूरत भी इसके स्थान पर आता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं 5 कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिसमें 20 शहरों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। 5 देखने हैं सर मुझे, केवल कितने देखने हैं, 5 में हम बात कर लें तो इंदौर है, फिर सूरत है, फिर नवी मुंबई है। इंदौर, सूरत, नवी। इंदौर पड़ता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। सूरत पड़ता है गुजरात में। नवी मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम। ठीक है, आप चले जाओगे साउथ में, और भोपाल। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का 9वें स्थान पर है ग्रेटर हैदराबाद। कौन है, ग्रेटर हैदराबाद। और उसके साथ साथ आप देखेंगे नोएडा 14वें स्थान पर है सर। और भी है क्या सर, नहीं और नहीं है, केवल यही थे उत्तर प्रदेश के, नोएडा और हैदराबाद। अब आता है आपका 5 शहरों में, आप देखोगे 1 लाख से कम में। तो 1 लाख से कम में आपके कितने हैं, 5 शहरों में, 5 का नाम पता होना चाहिए। सासवड़ महाराष्ट्र में, पाटन छत्तीसगढ़ में, लोनावाला महाराष्ट्र में, कराड़ महाराष्ट्र में, और पंचगनी महाराष्ट्र में। ये सभी महाराष्ट्र के हैं, पंचगनी, लोनावाला, कराड़ और पंचगनी। लेकिन आप देखोगे पाटन एक ही रखा गया है, पाटन, पटोला, पटिया। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, पाटन। हालांकि एक पट्टा है पाटन पटोला, तो वो दिया गया था मिलोंडी। जानते हैं आप किस लिए बात कर रहा हूँ, मोदी के साथ डी लगा करके बात करते हैं लोग उनके बारे में। ठीक है, उन्होंने पट्टा पहना दिया था उनको, गुजरात का पाटन पट्टा जो पटोला है। उसके साथ साथ छावनियों की बात कर लें तो मऊ केट इसमें रखा गया है, देवलाली केट है, अहमदाबाद केट है, और सिकंदराबाद केट है, अहमदनगर केट है, सिकंदरी, ये सारी चीज़ें हैं। आगरा केट भी है 8वें स्थान पर, ये आप देखोगे छावनियों में रखा गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो शीर्ष 10 शहरों में गंगा शहर की अगर हम बात कर लें, जो गंगा के शहर हैं वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर। ठीक है, ये 3 ऊपर के सबसे ज़्यादा। वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बिजनौर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, कन्नौज उत्तर प्रदेश, पटना बिहार। तो ये जो ऊपर के हैं ये सबसे स्वच्छ शहरों में आप देखोगे कौन सा है, ये जरूर याद रखना, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में गंगा एंट्री मारती है। ठीक है, याद रखेंगे। कन्नौज
ठीक है, सॉरी कन्नौज से मारते सर, कन्नौज से, बिजनौर से नहीं, कन्नौज से उत्तर प्रदेश में एंट्री। उसके बाद में नीचे नहीं है, एक और है आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर ये तो गंगा को गंदी करता है, ये भी स्वच्छ हो गया अब तो। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र रहा है सबसे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है सर। पहले 2 याद कर लीजिएगा, इसमें 3 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा। लेकिन अगर शहर वाइज देखें तो आपका इंदौर ही आता है, इसमें कोई दो राग्रह नहीं है। इट्स क्लियर या नो? चलिए सर, ये तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि सर जो सबसे निम्न है, क्या है, सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश 27वें नंबर पर, मिजोरम 26, राजस्थान 25 और नागालैंड 24वें पे और 23 बिहार। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है, ध्यान रखेंगे। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या है आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए सर, हो गया यहाँ तक, आइए आगे बढ़ते हैं। एक आप देखोगे चंडीगढ़ के लिए भी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है कि वहां पर सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार भी किसको दिया गया है? तो चंडीगढ़ को मिला है, ठीक है। वाराणसी को सबसे आप देखोगे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान कचरा मुक्त दिया गया है वाराणसी, और सबसे स्वच्छ भी है ये सर। इसमें आप देखोगे शहरों के स्टार रेटिंग में सबसे ऊपर है नोएडा, उत्तर प्रदेश को 5 स्टार है नोएडा सर, 5 स्टार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन गीत का विमोचन किया गया है, जिसका नया आप देखोगे जो शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प। इसे आज प्रसिद्ध गायक आप देखोगे कैलाश खेर ने दी है। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आपको ये गाना मिल जाएगा सर। भारत का पहला एक्सरे पैलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ये क्या करेगा? एक्सपोसैट की तरह सफलतापूर्वक काम करने वाला एक भारत का पहला है। और आप देखोगे 1 जनवरी 2024 को पहला एक्सरे पैरोमीटर उपग्रह है जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करेगा। और भारत अमेरिका के बाद आप देखोगे दूसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है। इसको PSLV C58 के माध्यम से लॉन्च किया गया। और प्रथम एक्सरे पैरीमीटर उपग्रह आप देखोगे एक्सपोसैट एक्स है। एक्सरे आप देखोगे पोलरियोमीटर सैटेलाइट्स जो पृथ्वी की लगभग 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। एक्सरे पैरामीटर सैटेलाइट्स खासतौर पर आप देखोगे इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में तीव्र एक्सरे जो स्रोतों से ध्रुवीकरण को लॉन्च मतलब उनकी जांच करने में यह काम करेगा। स्पष्ट हो गया? इन सब के साथ साथ मतलब उससे जुड़ी हुई जो जितनी भी जानकारी उनको देगा। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको बनाया गया। UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु ने निर्मित किया गया। इस तरीके से कई इसमें 5 वर्ष तक ये क्या करेगा? काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग में आप देखोगे चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद यह देश का अंतरिक्ष में अगला ऐतिहासिक कदम होगा। इस उपग्रह के माध्यम से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने वाला एक खगोलीय विज्ञान वेधशाला वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कौन सा देश बन गया है? दूसरा देश बन गया है। तो ध्यान में रखेंगे, कभी आपको तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, 5वां पूछ ले, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कितना दूसरा है सर। प्रक्षेपण वाहन PSLV आप देखोगे जो 60 की सफल परीक्षा उड़ान की गई थी और ये आप देखोगे 58 से भरा गया था। वेटलैंड आर्द्र भूमि सर आप देखोगे सिटी प्रमंडल दिया गया है। ये चर्चाओं का विषय रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। आइए, जनवरी 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी परियोजना हेतु भारत के 3 शहरों का नामांकन प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश के 2 हैं सर, इसमें राजस्थान का 1 है। मध्य प्रदेश के 2 कौन कौन से हैं? आइए उन पर बात कर लेते हैं। एक है इंदौर तो दूसरा है भोपाल। राजस्थान का 1 है सर उदयपुर। बस हो गया आपका काम, यही ध्यान में रखना है। अब आपको क्या पता होना चाहिए? अब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए वेटलैंड क्या होता है सर। वेटलैंड को लेकर के आप देखोगे पहले क्या होता था, 2010 की गाइडलाइन 2010 की गाइडलाइन आपके लिए जारी की जाती थी। कौन सी थी? 2010 की गाइडलाइन आपके लिए जारी की जाती थी, लेकिन आज 2000 ना करके अब कितना कर दिया गया है? 2017 की गाइडलाइन जारी है। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता दूं, जो पेडी
पेडी फील्ड होता है, मतलब धान के खेत जो होते हैं उसको अब शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले उसको शामिल किया गया था, वो शामिल नहीं है 2017 वाले में, उसके अपने नियम कानून है, ठीक है। और भारत में आप देखोगे रामसर स्थल ठीक ठाक है, जो वेटलैंड वाले क्षेत्र हैं। आइए एक एक करके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण को मूल्य को बढ़ावा देने हेतु वेटलैंड सिटी प्रमाण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। इसे रामसर कन्वेंशन द्वारा कोप 12 सम्मेलन के दौरान शहरों को मान्यता देने में स्थापित किया गया। इन्होंने अपनी आर्द्र भूमियों में साधारणतः कदम उठाए, तो ध्यान में रहेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कभी आप भूल जाएं सर, इसको मत भूलना। अगर इसको भूलेंगे तो फिर मुझे पता नहीं है कि कैसे आप चीजें क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं कि नए रामसर स्थल वेटलैंड आए हैं अभी, ठीक है। और उसमें अगर हम देखें मध्य प्रदेश के 2 हैं सर, एक है इंदौर और एक है भोपाल। राजस्थान का मात्र एक है सर, उदयपुर। ध्यान में रखेंगे, ससुराल है अपनी उदयपुर की, घुमा देंगे कभी आपको। चलिए सर, इस पहल का उद्देश्य आप देखोगे शहरी क्षेत्रों के आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। इंदौर शहर की बात करें तो यह है आप देखोगे होलकर राजवंश। अब इसमें है कि किसने इसको बनाया था, लेकिन सर यहां पर अगर देखें तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है सर, ठीक है। कौन? इंदौर। किसने बताया था? होलकर, ठीक है, होलकर राजवंशों ने। यहाँ पर एक सिरपुर झील है सर, आर्द्रभूमि स्थल है ये भी। भोपाल भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, भोज आर्द्रभूमि स्थित है यहाँ पर। उदयपुर शहर के समीप 5 प्रमुख आर्द्रभूमि आप देखो है, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, रूप सागर और उसके साथ आप स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। 5 है सर, 5 आर्द्रभूमि, जिसमें पिछोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है और दूध तलाई है। आर्द्रभूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहां के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या फिर प्रतिवर्ष आप देखोगे जल संतृप्त डूबा हुआ रहता है, ठीक है। कितना होना चाहिए? लगभग मुझे लगभग 5 मीटर के आसपास है इसकी जो वाटर की लेंथ रखी गई है, समथिंग। पार्वती काली और सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया। ये 2 राज्यों के बीच में समझौता हुआ है। इसमें आप देखोगे एक है राजस्थान और दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। इसमें क्या है? ये नहर लिंकिंग परियोजना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कहां पर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप देखोगे केंद्र सरकार के लगभग 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित काली, पार्वती और सिंध, ये पार्वती, काली, सिंध और चंबल लिंक परियोजना ERCP के त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश में मोहन लाल और राजस्थान में भजन लाल, मोहन यादव और उसमें भजन लाल शर्मा ने ये सारी चीजें हुई हैं शेखावत की अध्यक्षता में, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर लागत की हम बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 90% खर्च जो है आप देखोगे केंद्र सरकार का है, 10% राज्य है। परियोजना में पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं, जिसमें आप देखोगे झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, उदयपुर, अजमेर, उसके साथ साथ टोंक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैं। मध्य प्रदेश में आप देखो शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर, देवास सहित कई ऐसे जिले हैं जो पेयजल के साथ में उद्योग के आदि की पूर्ति करेंगे और 7 बांध यहाँ पर बनाए जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है सर, याद रखना ये प्रीलिम्स के लिए है सर। डार्क स्काई पार्क है और डार्क जो सफारी है वो आपको लेह है, लद्दाख आपको मिलेगा। आइए पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। ये पेंच जो टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व, ये 2 में है, एक तो महाराष्ट्र में और दूसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 2 राज्यों में आपको ये मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। भारत के टाइगर रिजर्व में आप देखोगे पेंच 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और सबसे ज्यादा भाग अगर देखिए तो महाराष्ट्र में, लेकिन मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है, यहाँ बघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया। आप जाकर के वहां पर तारों का आनंद ले सकते हैं। डार्क स्काई पार्क एक ऐसा है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, कृत्रिम प्रकाश प्रदूषित को सीमित करता है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र होने हानले में है। कहाँ पर है? हानले, लेह लद्दाख है हानले। यह स्थित खगोलीय मिशन आप देखोगे
IAO है जो कि उच्च ऊंचाई वाला खगोलीय विज्ञान स्टेशन और भारत का खगोलीय भौतिकी स्थान संचालित है। तो पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, तो आपको हालने में मिलता है लद्दाख में, आप जाओगे तो वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा सर, ठीक है, जो खगोलीय वेधशाला है, ठीक है। IUCN की पहली हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन, IUCN की रेड लिस्ट में आप देखोगे पहली बार हिमालयन वुल्फ को असुरक्षित आप देखोगे वनरेबल सेल से वर्गीकृत किया गया है। अब ये वुल्फ क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। 27 जून को आप देखोगे इसका हिमालयन वुल्फ एक तरीके से कैनियन ल्यूपियस चाको हिमालयन में पाए जाने वाला एक तरीके से शिकारी आकार का, ठीक है, आकार के आधार की अनुमति की बात कर लें तो ज़्यादा बड़ी आबादी नहीं है। यह तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है जो कि 4000 मीटर ऊंचाई पर यह देखने के लिए मिलता है। आनुवांशिक रूप से ये भूरे होते हैं, ठीक है, वुल्फ मतलब भेड़िया है, ध्यान रखेंगे। और उत्तर भारत में ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पूर्व उत्तर हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में आपको स्पीति में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए सर, प्रधानमंत्री मोदी ने तालीवीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। अब कहां रखी है सर, थोड़ा सा ध्यान में रखना, प्रीलिम्स के लिए पूछे जाते हैं। 3 फरवरी 2024 को ओडिशा के सबलपुर में, ठीक है, नेबोली लिग्नाइट कॉर्पोरेट इंडिया लिमिटेड के द्वारा 3x800 आप देखोगे 2400 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट मतलब तालावीरा आधारशिला रखी गई, तालावीरा की, ठीक है। तालावीरा कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा ओडिशा में थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। चलिए, 27,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको बनाया जा रहा है। देश में ये ऊर्जा की सुरक्षा को प्रदान करेगा, सारी चीज़ें। अब यही करो, ये लागत पागत दे के रखे, वो तो आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको याद होना चाहिए कहाँ पर बनाया गया। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपांडी संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं। कहाँ, अटपांडी, अटपांडी कहाँ पर, सांगली जिला है सर, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ने जनवरी आप देखोगे 2024 को सांगली जिले अटपांडी क्षेत्र को नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है। इसका नाम अटपांडी संरक्षण रिजर्व है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है ये। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र वन्यजीव और जैव विविधता के लिए दिशा में पहला कदम है। अटपाटी संरक्षण रिजर्व संगाली, ठीक है, सांगली जिले में वन भूमि स्थित है। एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पुल भी बनता है। यहाँ पर पश्चिमी मैनी संरक्षण क्षेत्र है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये पूछा जा सकता है आपसे। मालधोक पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें लोमड़ी वगैरह ये कैसी आप कहाँ से, वो सब आप जानते हैं वैसे भी। चलिए आगे। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेज ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में बनाई गई है सर। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा बनाई गई है। विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में लगभग 19 जनवरी 2014 डॉक्टर अंबेडकर की आप देखोगे 206 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा सर। कौन सी की है, कांस्य की। कितनी ऊंचाई है इसकी, 206 फीट ऊंचाई है सर। इसका उद्घाटन कर दिया गया सर, ठीक है। आइए, ये खासतौर पर मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। 81 फीट जो इसका मंच है सर प्रतिमा का, और 125 फीट ये ऊंची है। कुल इसमें आप देखोगे 18.81 एकड़ भूमि में फैली हुई प्रतिमा है। बनाने की खर्च लागत 404.35 करोड़ रुपये आया है। 400 टन, कितना, 400 टन स्टील का प्रयोग हुआ है। पूर्वोत्तर परिषद अंबेडकर के जीवन को दिखाने वाले लिए यहाँ पर एक LED स्क्रीन लगाई गई है, जहाँ पर 2000 लोग बैठकर एक साथ इसमें देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आप देखोगे नाम वाली है, ठीक है, इसका नाम कहा गया। मूर्तिकार प्रसिद्ध वही हैं, राम तुषार हैं सर, राम तुषार हैं। इन्होंने ही क्या था, सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई थी। लौह पुरुष सरदार पटेल, कितनी है, 182 फीट की प्रतिमा है। कहाँ पर है, गुजरात में सावर नदी के तट पर। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ पर है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन केरल में खोला गया है, त्रिशूल में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बस इतना ही पता चल गया आपको, बस काफी है ग्राफीन। इसके अलावा केरल में सेंटर फॉर एक्सीलेंसी इन इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स
जो आप देखोगे सेंसर की शुरुआत भी की गई है। सेंटर का उद्देश्य है रिसर्च आदि क्षेत्रों में इनोवेशन बढ़ावा देना। भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट मंजूरी दे दी गई है, इटली, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई ऐसा नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्लासेस में मैंने आपसे जो राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम थे वो मैंने देखा, ठीक है। ये आपकी तीसरी क्लास है घटनासार की। अगली जो क्लास होगी स्टूडेंट्स वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी पर होगी, अंतर्राष्ट्रीय पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार आवश्यक दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में, मन लगा कर रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सीसेट पर भी फोकस करते रहिएगा। हिंदी वाला सेशन उसको देखते रहिएगा क्योंकि वहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलते हैं, सीसेट क्वालिफाई करना है तो। और रीजनिंग मैथ और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल आपकी ठीक ठीक होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।